हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 110। इससे पहले ऑलरेडी हमने 109 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। एग्ज़ाम आप लोग को दिसंबर में देखने को मिलेगा, अर्थात यहाँ से आप लोग के पास समय मात्र 3 महीने से भी कम बचा हुआ है। तैयारी ज़ोर शोर से करना शुरू कर दीजिए। समय थोड़ा एक्स्ट्रा देना शुरू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो आपके पास जहाँ कमियां दिख रही हैं, जो एफर्ट जहाँ लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो है बहुत ही कम है। मात्र 30,000 के आसपास जा सकता है। 27,000 का कुछ दिया हुआ है, लेकिन मान के चलिए थोड़ा सा बढ़ सकता है, 30,000 तक जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ये और भी एफर्ट लगाते हैं या फिर आंदोलन वगैरह करते हैं तो सीटों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। बट जो अनाउंसमेंट हुआ है फिलहाल वो 27,000 के अप्रॉक्स में है, तो सीटों की संख्या बहुत कम है। जिस तरीके से अब स्टेट का होना भी तय है टीआरई 4 से पहले, तो ये कंपटीशन और भी टफ होने वाला है। तो आप लोग को अभी से ही तैयारी मजबूती से करनी है। थोड़ा समय ज़्यादा देनी होगी, एफर्ट लगानी होगी, कोशिश करनी होगी, तभी जा कर के आपको एक सीट मिल पाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, सेट लगाइए। जहाँ पर आपको लगता है कि ये सेशन मेरा कमज़ोर है उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स को रीड कीजिए, वहाँ से क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, बाकी जो प्रॉब्लम्स होता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी पीडीएफ फाइल हमारा जो है वो आप टेलीग्राम चैनल पर दे ही रहे हैं, और क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जितना भी एमसीक्यू है जो हमने बताया है उसको जाकर के ज़रूर देखिए। ठीक है, शुरू से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक मेरी गारंटी है कि अगर वो पूरा देख लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी बुक्स से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने डीपली एक एक क्वेश्चन को निकाल करके वहाँ से हमने आपके यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। सवाल है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे जून माह में, जिसे कि मकर संक्रांति भी कहते हैं, इसी महीने में होता है। और जून माह में ही जो सूर्य किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर चमकती हैं। ठीक है, या फिर कहें यूँ कहें कि सीधी पड़ती हैं। तो कर्क रेखा के आसपास जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे दिन की अवधि अधिकतम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों से देखेंगे कि जो कर्क रेखा के नज़दीक में है वो है चेन्नई। दिए गए विकल्पों में से जून माह में यहाँ पर देखेंगे दिन की अवधि सबसे अधिक होगी और रात की अवधि कम होगी। बाकी हैदराबाद और चेन्नई अब देखेंगे कि पूरी तरीके से दक्षिण में है, तो दिल्ली की तुलना में हैदराबाद और चेन्नई में जो दिन की अवधि है क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और ये वह समय है जब उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देशों पर सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं, और सूर्य कर्क रेखा के ऊपर ठीक सूर्य जो है ना कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है ना। तो कह सकते हैं कि कर्क रेखा के आसपास जो देश हैं या जो भी राज्य होंगे या स्टेट होंगे या कैसे क्यों के शहर होंगे, वहाँ पे दिन की अवधि क्या होंगी, लंबी अवधि की होंगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे विकल्पों में से दिल्ली जो है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में है, तो यहाँ पे दिन की अवधि सबसे अधिकतम होगी। बाकी हैदराबाद और चेन्नई में सबसे कम होगी, नीचे की तरफ है ये, पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है ये भारत के, या कहें कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दे रखा है, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व भारत का मानक रेखा है। बताना यहाँ पर कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार का लगभग 30 डिग्री है, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है।
ठीक है। इसके बाद है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है। ये कथन गलत है। हम लोग जानते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे का है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। और भारत का मानक रेखा आप देखेंगे तो 82.5 डिग्री है। ठीक है, ना कि 27 डिग्री। तो ये भी कथन गलत है। पूछा है कौन सा सत्य है, तो पहला कथन यहाँ पे सत्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुख्य भूमि से आप देखेंगे कि अक्षांशीय और देशांतर देशांतर जो है विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का है। क्या मतलब इसका? मतलब इसका कि आप देखेंगे तो अक्षांशीय जो विस्तार है उनके बीच का जो गैप है वो 30 डिग्री का है, और देशांतर जो विस्तार है उसके बीच का डिफरेंस 30 डिग्री का ही है। ठीक है, जैसे अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, याद होगा, ट्रिक्स हम कई बार बताए हैं अपने वीडियो में, याद होगा। तो 8 डिग्री मान के चलते हैं, और यहाँ पे 37 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में लगभग जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री का लगभग है। 29 कुछ आता है, समथिंग 30 मान के चल सकते हैं। उसी तरीके से जो देशांतरी विस्तार है वो 68 से शुरू होकर के कहाँ तक खत्म होता है, 97 पर। इसी के बीच का भी डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, लगभग। तो यही चीज़ है यहाँ पे। मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग कितना डिग्री है, 30 डिग्री का है, जो कि कथन बिल्कुल ही सही है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखें गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 2.5 घंटे का अंतर है वो कथन गलत है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट, तो 30 डिग्री का अंतर है, तो 120 डिग्री लग जाए, सॉरी 120 मिनट लग जाएगा लगभग। तो मतलब है कि लगभग ये 2 घंटा निकल करके आएगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री कवर करने में कितना लग जाएगा इसको, 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। ठीक है ना। चलिए, बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं PDF फाइल में। चलिए, अगला है किस पत्थर पर कर्क रेखा तथा, यहाँ पे पठार होना चाहिए था, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। मतलब ये कि अगर ये कर्क रेखा है, ठीक है, भारत से होकर के जा रही हैं 8 राज्यों से होकर के, और ये इधर से आ रही होंगी भारतीय मानक रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर के जाती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, किस जगह पे, बुंदेलखंड, मालवा, छोटा नागपुर पठार, एक सदिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है ना वो है ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय जो रेखा है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में बुंदेलखंड, ठीक है, सॉरी बघेलखंड, क्या नाम है उनका, बघेलखंड पठार, वहाँ पे काटता है एक दूसरे को। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दूसरे को जो काटता है ना, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है बघेलखंड का पठार, वो एक वहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बताना है वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन दे रखा है नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि त्रिपुरा जो है ना, ये तीनों तरफ से अब देखेंगे तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहाँ पे नागालैंड, तो नागालैंड पूरी तरीके से ये म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, एक तरफ का जो बाउंड्री लगता है इसका ये म्यांमार से लगता है। तो ऑप्शन में एक मिजोरम दिख रहा है, जो कि आप देखेंगे कि जहाँ से ये मिजोरम से भी अंतिम जो छोर है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है ना, वहाँ से देखेंगे ये त्रिपुरा जो है, सॉरी मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से और साथ ही साथ म्यांमार से, ये दोनों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये है मिजोरम आपका, देखिए कर्क रेखा यहाँ से गई हुई है ना, तो यहाँ से देखिए मिजोरम अंतिम छोर पर है, मिजोरम जहाँ अंतिम राज्य है जहाँ से कर्क रेखा जाती है। तो ये रहा इधर से मिजोरम वाला एरिया, और ये रहा आपका इधर से बांग्लादेश का एरिया। तो ये दो देशों से घिरा हुआ है कौन, मिजोरम। ठीक है, जबकि नागालैंड आप देखेंगे कि म्यांमार से घिरा हुआ है। ठीक है, एक साइड से, और त्रिपुरा तो 3 ओर से ही देखेंगे कि ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आसान से ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, मिजोरम। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है।
भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका है? अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, एक सदिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का है। अध्यारोपित सीमा कहने का अर्थ ये है कि जब किसी दो देश के बीच सीमा किसी तीसरे देश के मदद से या उनके सहायता से तय की जाती है ना, उनके साथ शक्ति से जब निर्धारित की जाती है ना ऐसी सीमा रेखा, तो उसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ना, वो अध्यारोपित सीमा का ही उदाहरण है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा तय की गई थी वो किसी तीसरे देश की सहायता से या किसी तीसरे देश की व्यक्ति के माध्यम से ये तय की गई थी। ठीक, अगर इसे और भी डीपली समझाना चाहें, है ना, तो इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक सीमा होती है जो किसी क्षेत्र पर बाहरी ताकतों के द्वारा वहाँ की स्थानीय संस्कृति, जातीय समूह या सामाजिक संरचना की परवाह किए बिना थोप दी जाती हैं। सिंपल से ये चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अध्यारोपित सीमाएं होती क्या हैं? सिंपल से याद रखना है कि ये सीमाएं किसी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा नहीं, बल्कि एक बाहरी, अक्सर ये उपनिवेशवादी या शाही शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, ये सिंपल सा याद रख सकते हैं। जैसे भारत में ये जो है ना रेड क्लिफ सीमा, भारत पाकिस्तान के बीच में जो है ये रेखा, तो ये भी क्या है? एक ये अध्यारोपित सीमा है। ये याद होगा कि जब भारत पाकिस्तान विभाजन हो रहा था उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये तय की गई थी, जो एक अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण बनाती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, भारत को कितने उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? सवाल है, भारत को कितने उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 4, 5, 6, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 6। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्लास 9 का किताब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे डीपली दिया गया है कि ये 6 कौन कौन से भाग हैं। तो भारत को कितने उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 6 में बांटा गया है। ठीक है, अगर किन्हीं को याद है तो कमेंट कर सकते हैं कि वो 6 कौन कौन से भाग हैं जिन्हें वर्गीकृत किया गया भू आकृति को। तो मैं बता दूं यहाँ पे, पहला है इसमें, पहला है रहेगा हिमालय पर्वत। ठीक है, दूसरा रहेगा उत्तरी मैदान। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान है इसके बाद, है ना। इस बाद फिर भारतीय मरुस्थल जो भी हैं, जैसे थार मरुस्थल वगैरह है। कितने हो गए? 5। एक और है द्वीप समूह। ठीक है, तो ये इन 6 भागों में देखेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेशों को या भू प्राकृतिक प्रदेशों को बांटा गया है इन 6 भागों में। ठीक, चलिए अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ में पाए जाते हैं? सवाल क्या है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखा है भाभर, तराई, शिवालिक पहाड़ियों में, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका है, याद रखिएगा, तराई। क्या होगा? तराई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। आइए देखते हैं ये क्या है। ध्यान दीजिएगा, पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं
और यह सतह जल निकलता, यहाँ पे इस सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। जल स्रोत और एक है पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है ना। प्रथम में क्या होता है जल स्रोत में, कि प्रथम जल स्वतः ऊपर आ जाता है जल स्रोत में, परंतु दूसरे के लिए जो कि पाताल तोड़ कूप है, इसमें क्या होता है मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, जब बाद में फिर उसमें क्या होता है जल स्वतः ही निकलने लगता है। और ऐसा कहाँ पे होता है, भारत के तराई क्षेत्रों में से देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है, सिंधु गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु क्षेत्र। दिए गए विकल्पों में से मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, सिंधु क्षेत्र है। क्यों, देखिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, और इसी एरिया में देखेंगे सिंधु क्षेत्र भी है। तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु क्षेत्र के कुछ भाग जो है वो क्या मिलेगा आपको, मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ऑप्शन है मुंगेर, रोहतास, नवादा, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका रोहतास। रोहतास अब देखेंगे है ना कि ये धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। ठीक, जबकि मुंगेर में और नवादा में, ठीक है, मुंगेर और नवादा, इसके अलावा जमुई जिला भी आप ले सकते हैं, है ना। खास करके आप ये कहिए ना कि दक्षिण पूर्व जो है ना, दक्षिण पूर्व बिहार, ठीक है, अगर आप ऐसे बांट लेते हैं तो दक्षिण पूर्व ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, दक्षिण पूर्व बिहार ये हुआ ना, तो यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो भी जिले आते हैं वो सभी क्या हैं, ये सभी धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जबकि ये वाला देखिए, ये वाला कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा कहलाएगा, है ना। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे ये विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो ये रोहतास नहीं है, यहाँ पे विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन दे रखा है विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब भी अगर यदि चट्टान की प्रणाली पूछा जाए ना नवीनतम कौन है, सबसे पुराना कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पुराना में याद रखिएगा धारवाड़। क्या याद रखना है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना, ये आर्कियन युग की हैं, अर्थात कह सकते हैं ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं धारवाड़। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा धारवाड़। ठीक है, इससे धारवाड़ से अगर नया पूछा जाए तो क्या होगा, कुड़प्पा होगा। क्या हो जाएगा, कुड़प्पा। ठीक है, कह सकते हैं कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, तो पहले दूसरे नंबर पर याद रखिएगा कुड़प्पा। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे आगे एक है आपका विंध्यन। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, अर्थात कुड़प्पा से भी नया क्या है, विंध्यन प्रकार की चट्टानें, और इससे भी नया है गोंडवाना। ठीक है, कह सकते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, गोंडवाना। देखिए सबसे नवीनतम पूछा है तो क्या हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा ना। इसका सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, गोंडवाना। ठीक है, सबसे पुराना धारवाड़ है जो कि आर्कियन युग की चट्टानों का रूप है ये। इसके बाद कुड़प्पा, विंध्यन और फिर है गोंडवाना। ठीक है, चलिए
और आप देखते होंगे कि भारत का अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र के कोयला मध्य श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है गोंडवाना क्षेत्र से। ठीक है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये सब चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बाघों की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व सर्वाधिक पाया गया है। बताना है कि बाघों की स्थिति 2024 नामक रिपोर्ट में किस टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व सर्वाधिक पाया गया है। ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा टाइगर रिजर्व। सही आंसर होगा इसका बांदीपुर। क्या हो जाएगा? बांदीपुर। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में जो बाघों की जो घनत्व है ना सर्वाधिक पाई गई है। ठीक है, और ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, कार्बेट कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। और कांजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो बाघों के रिजर्व टाइगर रिजर्व में बाघों की जो घनत्व सर्वाधिक पाई गई है वो कहाँ पाई गई है? पाई गई है ये कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर असम में है जो कि कांजीरंगा टाइगर रिजर्व में है। ठीक है, तो ये क्रम से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व कहाँ देखने को मिला? बांदीपुर में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? कार्बेट टाइगर रिजर्व में। और तीसरे नंबर पर है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अगर और डीपली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि जो घनत्व है वो कितना है, कितना घनत्व यहाँ पे पाई गई है। तो बहुत डीपली हो जाएगा। उतना डीपली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे TRE 4 में या फिर टीचर के एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। सवाल है रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन दे रखा है नासिक, विक्टोरिया फॉल, इंदौर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में कितने रामसर स्थल हैं? 91, 81, 93, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और वहीं याद रखिएगा कि वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर कौन बने थे? याद होगा, बताए होंगे, उदयपुर और इंदौर है। ठीक है, रामसर स्थलों के मामले में भारत का एशिया में पहला स्थान है जबकि वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा रामसर स्थलों के मामले में भारत का एशिया में पहला स्थान है जबकि वर्ल्ड में तीसरा स्थान है। ठीक, चलिए अगला सवाल है वर्ष 1970 के बाद विश्व में कितनी आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी हैं। बताना है वर्ष 1970 के बाद वर्ल्ड में कितनी आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी हैं। 72%, 10%, 22%, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन 22%। 1970 के बाद विश्व में 411 मिलियन हेक्टेयर लगभग 22% आता है ये आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ख़ास करके अल्प विकसित देशों में आर्द्र भूमियों की स्थिति सबसे खराब है। याद रखिएगा अल्प विकसित देशों में आर्द्र भूमियों की जो स्थिति है, वेटलैंड की जो स्थिति है सबसे खराब है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि पाई गई हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई जो क्षेत्र है ना वहाँ पे सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमि पाई गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला सवाल है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है 29 जुलाई, 11 जुलाई, 28 जुलाई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है जबकि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 11 जुलाई को क्या मनाते हैं। क्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं या कुछ और मनाते हैं? जो भी मनाते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए और 28 जुलाई को ही ना हेपेटाइटिस दिवस भी शायद मनाते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस जो दिवस होता है ना इसी दिन मनाया जाता है 28 जुलाई को। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम तिब्बत से नहीं होता है। सवाल है
किस नदी का उद्गम तिब्बत से नहीं होता है? सिंधु, सतलज, झेलम, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा उत्तर भारतीय 6 प्रमुख नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो जो सत से आता है ना, सिंधु, सतलज, ये दोनों का उद्गम तिब्बत से होता है, बाकी का भारत में कहीं ना कहीं से होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन किस नदी का उद्गम तिब्बत से नहीं होता है, तो यहाँ पे देखेंगे सिंधु और सतलज का होता है, जबकि झेलम का नहीं होता है। झेलम का देखेंगे तो वेरीनाग जो कि जम्मू और कश्मीर में है ना, नाग को ऐसे झेलना मुश्किल है, तो ये वेरीनाग जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, जबकि सिंधु सतलज का कहाँ से होता है, ये तिब्बत से होता है ना। सिंधु का उद्गम अब कई बार बता चुके हैं कि ये बोकाचू ग्लेशियर में होता है, इसका मुहाना अरब सागर में है, जबकि सतलज का उद्गम राकसताल झील जो कि तिब्बत में वहाँ से होता है, और इसका मुहाना किस में जाके मिल जाता है, चेनाब नदी से। ठीक है, तो इन सब तथ्यों को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेगा। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, क्वेश्चंस बनना यहाँ से लाजमी है। अगला सवाल है कि सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिला में स्थित है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण। सोमेश्वर श्रेणी जिसकी ऊंचाई 875 मीटर है, कितना, 875 मीटर। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी जिसकी ऊंचाई 875 मीटर है, ये पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। ठीक, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? बताना है बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन है अररिया, पूर्णिया, नवादा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की पूर्णिया जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा है, रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग आई थिंक एक बार देख लीजिएगा, शायद 73% है यहाँ पे, जबकि पूर्णिया में 51% है। ठीक है, तो रोहतास में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है, जबकि पूर्णिया में सबसे कम पाई जाती है, 51%। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? सवाल है निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है कोसी, सोन, गंडक, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका गंडक नदी। गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सवाल है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सोन, कोसी, पुनपुन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद होगा त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इसे गंडक नदी से निकाला गया था। ठीक है, इसका निर्माण का जो उद्देश्य था, है ना, क्या था इसका उद्देश्य? सिंचाई के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। ये चंपारण जिले में स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखना है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। ठीक, ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, तैयारी अब जोर पकड़िए, जोरों शोर से लग जाइए। ठीक है, मेहनत कीजिए, माँ बाप के सपनों का साकार कीजिए। समय आ गया है मेहनत करने का, अपना जो मेहनत किए हैं उसको दिखाने का। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, यहाँ से लग जाइए और